हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो हम 6th क्लास का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था थर्ड आरंभिक नगर, उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे आज हम। इससे पहले हम कई सारे जो टॉपिक्स वगैरह सारा पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। जो कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है पहले वो वाले वीडियो विजिट करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें, जिससे कि आप खुद से काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमारे चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। कुछ क्वेश्चंस जो हैं हमने बीच बीच में देखे थे ना, जैसे ही टॉपिक खत्म हो रहा था तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, तो हमने कहा था कि बीच में ये जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इनका हम लास्ट में क्या है सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है शुरुआत में जो हमने बीच बीच में क्वेश्चंस देखे थे। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में ही देखा था कि आजकल आप देख रहे हो कि जैसे पुरानी इमारतों को तोड़ करके और नए भवन बनाने जा रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा मतलब लगता है कि पुरानी चीज़ों को हमें सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए? आइए आंसर देखते हैं। यदि पुरानी इमारतों का कोई ऐतिहासिक महत्व है तो उन्हें अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए। कि मतलब अगर कोई ऐसी इमारत है, उसका कोई ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल कोई महत्व है, इम्पोर्टेंस है, तो हमें क्या है उस इमारत को क्या है सुरक्षित रखना चाहिए। परंतु जिन इमारतों में मतलब जो इमारतें हैं उनका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, वे जीर्ण शीर्ण व जर्जर हो चुकी है, कि मतलब उनका कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नहीं है, तो उन जो मतलब जीर्ण शीर्ण मतलब टूट फूट गई हैं, तो उन जर्जर हो गई हैं, तो उन्हें तोड़कर हमें क्या करनी चाहिए, नई इमारत बनानी चाहिए। जैसे आपका रेड फोर्ट वगैरह ले लो आप, और भी जैसे पुराना किला वगैरह, तो आपको मतलब उनको वैसे रहना चाहिए, मतलब उनको तोड़ के कोई नई बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई ऑफिस वगैरह जैसे टूट गए हों, तो आप उनको एक नई क्या है इमारत बना सकते हो, क्योंकि जैसे पुराना किला है उससे आपका क्या है एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो यही क्वेश्चन का आंसर एक तरह से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, नगर में रहने वालों लोगों की एक सूची बनाओ और क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ गांव में रहते हैं? क्योंकि जो हमने मतलब नगर के बारे में पढ़ा था, जो हड़प्पा सभ्यता के जो भी मिले थे नगर, उनके बारे में, तो उनकी नगरों में की एक सूची बनानी है। और मेहरगढ़ में मतलब जो रहते थे लोग वैसे गाँव के हैं या नहीं है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हड़प्पा के नगर का निम्नलिखित लोग रहते थे, मतलब हड़प्पा के जो नगर थे उनमें कौन कौन लोग रहते थे? शिल्पकार रहते थे, शासक रहते थे, लिपिक रहते थे, व्यापारी। इनमें से कोई भी मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो आपका हड़प्पा में जैसे लोग रहते थे ऐसे कोई मेहरगढ़ गांव में भी रहते थे, तो कि इनमें से कोई भी जो है मेहरगढ़ जैसे गांव में नहीं रहते थे। मतलब ये शहरों के लोग थे। अब गांव में लोगों का काम अलग होगा, वो अलग रहते होंगे। गांव में जैसे कृषक वगैरह, पशुपालक वगैरह ऐसे लोग रहते होंगे। यहाँ शिल्पकार, शासक, लिपिक, ये सारे तो आपको शहरों में मिलेंगे। तो गांव का कंपैरिजन हम शहर से क्या है, दोनों डिफरेंट होते हैं, इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, आज भी बहरों का प्रयोग होता है, पता लगाओ कि मोहरा का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा होगा इंपॉर्टेंट दस्तावेज, कभी आपने जैसे बच्चों मूवी वगैरह में देखा होगा ना, जैसे मतलब कोई मिल या मतलब जो फैक्ट्री वगैरह बंद कर दी जाती है, लॉक के ऊपर मतलब ऐसे स्टैम्प छाप दी जाती है, वो एक मोहर का ही काम होता है। आपने कई बार देखा हो तो, वैसे तो नहीं लेकिन मूवीज में सारे लोग देखते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनको तो इजीली पता होगा कि जो आप जैसे 10th बोर्ड का पेपर देते हो, कुछ भी होते हो, तो जो उनके पेपर होते हैं वो सील्ड पैक होते हैं, तो उनको हटाया जाता है। जब पेपर रख दिए जाते हैं तब भी उन पे एक मतलब सील लगाई जाती है एक तरह से। आपने स्कूलों में भी देखा होगा स्टैम्प वगैरह, या कहीं किसी ऑफिस की स्टैम्प वगैरह की, तो कई सारी मतलब स्टैम्प बनी हुई होती है। तो मोहरें आपने इजीली अपनी लाइफ में बहुत जगह देखी होंगी, बस एक टाइप चेंज हो गया है उनका, हालांकि मोहरें आज भी यूज होती हैं। तो किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज या किसी भी वस्तु को छेड़छाड़ मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोहरों का। कि उससे कोई पहले इसलिए यूज होती थी, आज उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, वो ये दिखाने के लिए कि इम्पोर्टेंट है। अन्यत्र कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एटलस में हमें मिस्र ढूंढने के लिए बोला गया है। जो नील नदी के आसपास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, रेगिस्तान है। कि मतलब जो मिस्र के ज्यादातर हिस्से हैं वो क्या है, रेगिस्तानी है, लेकिन जो नील नदी का आसपास वाला एरिया है वो क्या है आपका, रेगिस्तानी नहीं है।
देखो ये जो अन्यत्र होता है ये पहले आपकी बुक के लास्ट में आता था, आजकल ये आपका मतलब जो मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी है उनमें होता है, मतलब नई में नहीं है। जबकि एक अच्छी इंपॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन होती है जो आपको लेनी होती है, मतलब कुछ उसी टाइम पीरियड में कहीं और क्या चल रहा होता है, इसलिए ये दिखाया जाता है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, किन किन के लिए, कि सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात, इन सारी चीज़ों को लाने के लिए अपनी जो सेनाएं दूर दूर तक भेजी। और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। आपने देखा होगा ना कि कभी सुना होगा कि मिस्र में क्या होते हैं, पिरामिड। ये देखो ये इस टाइप के मतलब पिरामिड होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई जो भी इंसान होता है उसकी जो मतलब बॉडी होती है उसको दफनाया जाता है और उसके ऊपर पिरामिड बनाया जाता है। अब जितना बड़ा पिरामिड हो उतना ही उसको दिखाता है कि वो कितना मतलब पैसे वाला था या क्या है, और उतनी जितनी उस पर डेकोरेशन की जाती है उसके हिसाब से। आइए देखते हैं इसके बारे में और डिटेल कि ये जो पिरामिड होते हैं वो क्या होते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों और इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। आपने मम्मी देखी भी होगी, जो म्यूजियम वगैरह होते हैं उसमें, जैसे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, जयपुर में जो म्यूजियम है आपका वहाँ पर है मम्मी एक। तो इस तरह से जो कई म्यूजियम होते हैं वहाँ पर इनको रखा भी जाता है। मम्मी मतलब क्या होता है, सब होता है, उसको एक स्पेशल मतलब ऑयल वगैरह उसका लेप किया जाता है बॉडी पे, तो वो बॉडी को सेफ रखा जाता है और पट्टी टाइप का उसके ऊपर कुछ लपेटा जाता है जिससे कि वो जैसी है वैसी रहती है। तो यहाँ ऐसे ही मतलब इस तरह का ऑयल वगैरह यूज करके उसको दफनाया जाता था और उसके ऊपर क्या है, पिरामिड बना दिए जाते थे राजाओं की बॉडी को। उनके शव के साथ और अनेक चीज़ें, जब उनके सर जो उनका शव होता था उसके साथ और जो भी चीज़ें जो वो लोग यूज़ करते थे वो भी दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न मतलब जो खाने की चीज़ें हैं या जो पीने की चीज़ें हैं, वस्त्र हैं मतलब कोई जो कपड़े पहनते हैं, बर्तन हैं, गहने हैं, वाद्य यंत्र जो बजाते हैं, वो हथियार यूज़ करते थे, वो जानवर जो उनको पसंद थे। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मतलब उनको क्यों, ताकि इनको वो मतलब वो वाली लाइफ में ट्रस्ट करते थे जो मतलब डेथ के बाद वाली लाइफ में भरोसा करते थे। तो वो क्या करते थे, सेवक सेविकाएं इनको भी, कि भाई वहाँ जाके इनकी क्या पड़ेगी, इनको ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों के साथ साथ इनकी भी। तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे बड़े धन दौलत खर्च किया जाता है। अब आप अगर देखोगे, अब यहाँ थोड़ी ना होता है, यहाँ तो गए गड्ढा खोदा और दफना दिया, बस बात खत्म हो जाती है, और जो भी उसके ऊपर बना दिया जाता है मकबरा वगैरह टाइप का जो भी। लेकिन मिस्र में जो इस तरह से शवों को दफनाने की जो परंपरा है, मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत, ऑब्वियस सी बात है, पिरामिड बनाओ, उसको डेकोरेट करवाओ, ये इसमें सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जगह की ज़रूरत पड़ती होगी? क्या लगता है भाई? मुझे तो नहीं लगता। जिंदे इंसानों को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, मरों को क्या ज़रूरत पड़ेगी? फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य किसी भी सांसारिक वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकता, इसलिए मरने के बाद राजाओं को इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते और इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती होगी। भाई ये हमारे अकॉर्डिंग है, आप अपना देख सकते हैं। अब आप कल्पना करो कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो एक हड़प्पा कालीनी नगर है जो आपका कहाँ है, गुजरात में, लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखेंगे? उत्तर, हम लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे। ये हम आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट है, ठीक है, कि हम लोथल से और मोहनजोदड़ो की यात्रा कैसे करेंगे, समुद्र के रास्ते नाव से करेंगे, ठीक है। मेरे माता पिता कीमती पत्थर लेके जाएंगे, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं यही तो मिली है हमें लोथल से। शंख लेके जाएंगे, धातु से बनी चीज़ें लेके जाएंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे मणि वगैरह, वो सॉरी मणके वगैरह भी मिले हैं। हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार घर हमने मोहनजोदड़ो में क्या देखा था? देखो इस क्वेश्चन को पूछने का पर्पस ये है कि जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि लोथल में क्या क्या चीज़ें मिली थी और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिली थी। तो जो हम मोहनजोदड़ो है उसमें महान स्नानागार हैं, घर हैं, नाले हैं, सड़कें आदि की योजनाओं को देखेंगे, निर्माण की योजनाओं को कि किस तरह से इनको बनाया गया था। ये तो हो गए आपके सारे वे क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने बुक के अंदर देखे थे। अब आपके बुक के लास्ट के जो क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? कि जो पुरातत्वविद हैं या जो हिस्टोरियंस हैं उनको कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? क्या वो थे तब जिंदा, मतलब इतने हजारों साल पहले क्या वो थे? बिल्कुल नहीं थे जी। उन्होंने जो रिसोर्स मिले हैं उनके बेस पे बताया है। अब उनको जैसे रिसोर्स मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा। निम्नलिखित तथ्यों से कपड़ों के उपयोग के विषय में पता चलता है। मोहनजोदड़ो के कपड़ों के टुकड़ों से, मतलब जो मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़े मिले हैं उनसे, टुकड़ों के अवशेष से, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन पे भी, मतलब हमने देखा था ना शुरुआत में पढ़ा था, फूलदान के ढक्कन के लपेटे हुए था कपड़े का टुकड़ा। कुछ अन्य जो वस्तुएं हैं उन पे भी चिपके हुए मिले हैं कपड़े के टुकड़े, तो जिससे पता चलता है। अब जब कपड़े का टुकड़ा कब चिपका होगा भाई? जब कपड़ा होगा तभी तो चिपका होगा ना, अपने आप तो आके ऐसे होगा नहीं। पकी मिट्टी तथा फ्योन से बनी एक तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। जो पकी मिट्टी और जो फ्योन्स, जो एक टाइप का मतलब वही होता था, जैसे आज के टाइम में सीमेंट कह सकते हैं उसको, तो उस टाइम का फ्योन्स जो होता था उससे बनी तकलियां जिन पे सूत काटने का काम करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो मिली, उनसे हमें ये संकेत मिलता है तकलियां क्यों बनाई होंगी। ऑब्वियस सी बात है, सूत काटने के लिए सूत क्यों काटा था? धागा बनाने के लिए। तो धागा क्यों बनाया जाएगा? कपड़े के लिए बनाया जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम कपड़े का यूज होता होगा। और मोहनजोदड़ो से एक वस्त्र पहने व्यक्ति की प्रतिमा देखी थी ना हमने, मूर्ति, जिसके यहाँ शोल्डर पे, यहाँ गले पे, यहाँ पे मतलब बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी की गई थी, मतलब उसको डेकोरेट किया गया था। तो इससे क्या पता चलता है कि उस टाइम अच्छे से कपड़े को मतलब पहना जाता था, डेकोरेट किया जाता था। तो ये इसी के क्या है, साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम में क्या किया जाता होगा, कपड़े का यूज किया जाता होगा। यहाँ आपका क्वेश्चन है कि जो आपका पूछा जा रहा है कि ये चीजें कहाँ से ली गई हैं, मिलान करना है आपको। तो आप देखो, सोना आपका कहाँ से मिलेगा? कर्नाटक से। तांबा आपका कहाँ से मिलेगा? राजस्थान से। बहुमूल्य पत्थर आपका कहाँ से मिलेगा? आई थिंक गुजरात से या फिर अफगानिस्तान से। एक मिनट, हाँ सॉरी, गुजरात से ही है। बहुमूल्य पत्थर, एक मिनट, आपका तांबा हो गया राजस्थान, सोना हो गया कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर हो गया आपका गुजरात, और टिन हो गया आपका अफगानिस्तान। ठीक है, ये हम देख चुके थे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से। इसका आंसर यहाँ भी है। देखो बच्चों, आप जो वीडियो देखते देखते आपके क्वेश्चन आंसर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके बुक में भी है, आप उनको मैचिंग कर सकते हैं और लिख सकते हैं। या फिर जहाँ से ये लाइन मैं मतलब बोलने जा रही हूँ, तो आप जहाँ मिले तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में उसको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हम हड़प्पा के लोगों के लिए धातु, लेखन और पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? कि मतलब ये सारी चीजें, धातुएं, लेखन, पहिया, ये इंपॉर्टेंट, और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? मतलब क्या रीजन था इनके इम्पोर्टेंट होने का? देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट थी इनकी। तो धातुएं, पुरातत्वविदों को धातु बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिली है। मतलब जो धातुओं की अगर हम बात करें तो पुरातत्वविद जो विद हैं उनको धातु से बनी कई सारी चीजें मिली है, वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और बर्तन, और जो गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब इन सारी चीज़ों का, तांबे और कांसे से कौन सी चीज़ें बनते थे? औजार भी बनते थे, हथियार भी बनते थे, बर्तन भी बनते थे। सोने और चांदी से क्या बनेंगे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन का कार्य लिपिक करते थे। जो लेख लिखने का काम कौन करते थे? लिपिक करते थे। वे मोहरों पर तो लिखते ही थे, मतलब मोहरें जो थी उन पर तो लिखते ही थे, पर शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। मतलब हो सकता है लकड़ी वगैरह पे उकेरा होगा, तो वो लकड़ियाँ अब तक बचती हैं क्या? उनको कीड़ा लग गया होगा या गल गई होंगी, जो भी है, तो उन पे भी उकेरा होगा कई चीज़ों पे, लेकिन वो आज तक बच नहीं पाई हैं। पहिया, सामान को ढोने और यातायात के रूप में परिवहनों का उपयोग किया जाता था। पहिया तो इसीलिए यूज होगा कि परिवहन के साधनों के लिए। हल का प्रयोग क्यों किया जाता होगा भाई? खेती करने के लिए, जोतने वगैरह, बीज बुवाई आदि के लिए किया जाता होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद है? आइए देखते हैं भाई, पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। तो टेराकोटा से खिलौना गाड़ी मिली है हमें, गुड़िया मिली है, और आपका विभिन्न पक्षियों के जो जानवर, मतलब पशु पक्षी हैं, उनकी आकृति के खिलौने, जैसे याक हो गया, बैल हो गया, सुअर हो गया, भैंस हो गया, भालू हो गया, इनके भी हमें क्या है, साक्ष्य मिले हैं। और आपका जो खिलौना हल भी आपको मिला है, वहाँ से चिड़िया के आकार की सीटियाँ भी मिली हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि उस टाइम में वो चिड़िया वगैरह मतलब होती थी, ये सारी चीज़ें।
और जो शायद बच्चों के इन खिलौने से खिलौना गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़िया के आकार की सीटी अत्यधिक पसंद की जाती थी। मतलब चिड़िया के आकार की सीटी, गाड़ी, खिलौना ये ज़्यादातर पसंद की जाती थी या ज़्यादा पसंद किए जाने वाली चीज़ें होती थी। यहाँ आपको हड़प्पा लोगों के भोजन सामग्री सूची बनाने की, वो उस टाइम में क्या खाते थे, क्या भोजन मतलब कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने अपने भोजन में इंक्लूड कर रखी थी और आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो उन पर टिक लगाना है आपको, ठीक है। तो देखो हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री में आप देख रहे हो गेहूं है, जौ है, चावल है, दालें हैं, मटर है। देखो आज के टाइम में हम सब खाते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं खाते। इधर और क्या मिला है भोजन सामग्री में, तिल मिला है, सरसों मिला है, फल मिली है, मछली मिली है, हिरण मिले। तो यहाँ ये आपके जो ये वाली चीज़ें तो सारी खाई जाती है, लेकिन हिरण आज के टाइम पे नहीं खाया जाता क्योंकि इसके शिकार पर बैन लगा रखा है। ये आपको भी पता है ना। सलमान खान को अरेस्ट इसीलिए किया था, हिरण का शिकार किया था उसने एक मूवी के उसमें, ठीक है। वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सलमान खान को छोड़ो, क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो एक एग्जाम्पल था तो दे दिया। हाँ, 6 क्वेश्चन कह रहा है हमें हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों के जीवन पर क्या उन किसानों से भिन्नता, मतलब जो हड़प्पा के किसान थे और पशुपालकों का जीवन था, क्या उनसे डिफरेंट था, भिन्न था, मतलब अलग था, जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा, और अपने उत्तर से इसका कारण बताना है कि जो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा तो क्या ये डिफरेंट थे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों थोड़े डिफरेंट तो थे ही। हड़प्पा के किसान और पशुपालक जो पूर्ववर्ती किसान और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार की फसलों का क्या करते थे, उत्पादन की। मतलब पहले वाले पशुपालक और हड़प्पा कालीन पशुपालक दोनों में डिफरेंस था। पहले तो कम ही मतलब पैदा करते थे, इतना जितना खा ले बस खाने तक के स्टोर होता था। अब वो मतलब और ज़्यादा पैदा करने लग गए थे और अच्छी मतलब सुधार आ गया था, चेंजेस आ गया था, कुछ नयापन आ गया था। हड़प्पा किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे, और जो आरंभिक जो मानव था उस टाइम जब शुरुआत में खेती करना ही सीखी थी तो हल वगैरह वो यूज नहीं करते थे। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा किसान कृषि उत्पादों को गाड़ी द्वारा नगरों में भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे क्योंकि तब गाड़ियां वगैरह थी नहीं। अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। भाई ये तो जानकारी आप ही दे सकते हो, आपके शहर में कौन इंपॉर्टेंट इमारत है। जो जिस शहर से है बिलोंग करता है वो अपने शहर की कोई इंपॉर्टेंट 3 इमारतों की जानकारी दे, और क्या वे बस्तियों के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी थी। इन इमारतों का उपयोग जो है किस लिए किया जाता था, ये आप मतलब किया जाता है, ये आप अपने हिसाब से आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारे इलाकों में। देखो जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं तुम्हारे इलाके, तो ऑब्वियस सी बात है तुम ही करोगे। मैं तो अपने इलाके की बात कर सकती हूँ, आप अपने इलाकों की बात करेंगे। तुम्हारे इलाके में क्या तुम्हारी पुरानी इमारत है, यह पता करो कि यह कितनी पुरानी है, उनकी देखभाल कौन करता है। आज के टाइम में जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ही मिलेगी, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। इसमें हमने करीब करीब सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। आपको ये जो आपके ये क्वेश्चन आंसर हैं आपको टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर इसके जो पीडीएफ मिल जाएगा, और कुछ बच्चों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। बाकी आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। बाकी आपको अगर नोट्स बनाने या कुछ है तो आप टेलीग्राम लिंक से पीडीएफ भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।